मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के शानदार सेशन को। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसके माध्यम से कम जो है 100 करोड़ वजीफा जो है वितरित किया जाएगा। ये पोर्टल आईटी, विनिर्माण और ऑटोमोबाइल में प्रशिक्षित का समर्थन करता है और इसमें जो है युवाओं को कौशल और रोजगार की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। और ये पंजीकरण, आवेदन और अनुबंधन जो प्रबंधन है उसको बहुत ही इजी बनाता है। इस पोर्टल के थ्रू जो है आसानी से आप जो है वजीफा के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है कोई भी बिचौलिया नहीं है कि आपको जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, यानी कि डायरेक्ट आपको जो है सरकार द्वारा वजीफा भेजा जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा काफ़ी अच्छी योजना है और इसमें जो है वजीफा का भुगतान एक सुनिश्चित समय पर होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि काफ़ी डिले हो जाएगा। जैसे पहले क्या होता था कि वजीफा के लिए अप्लाई किया और फिर उसके बाद वजीफा टाइम पे नहीं मिलता था। तो इसको ट्रांसपेरेंसी और टाइम पे मिलने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे कि बच्चों को जो है इसका भुगतान वजीफा का सही टाइम पे मिल पाए। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। विच बैडमिंटन प्लेयर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग आउट ऑफ द पेरिस ओलंपिक। ऑप्शन ए है मनु भाकर, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है अश्विनी पोनम्मा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि अश्विनी पोनम्मा जो है ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद जो है इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक जो चल रहे हैं उसमें जो है ये बाहर हो गए, तो इन्होंने भावनात्मक रूप से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तीन बार के ओलंपियन अश्विनी को ज्वालागट्टा के साथ अनेक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 2010 में इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता था। जो 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और जो 2011 में विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोयम विना मूल्य विज ए वजन योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। विच स्टेट रिसेंटली स्टार्टेड द गोयम विनामूल्य विज एवेजन स्कीम। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि गोवा द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है। गोवा सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब गोवा की बात करें तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं इस समय वो हैं प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो है गोयम बिनामूल्य विज एवजन की शुरुआत की गई है। अब ये योजना का उद्देश्य क्या है। ये योजना प्रधानमंत्री की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अनुरूप है, यानी कि जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी उसी के अनुरूप ये योजना है। इसका जो टारगेट है इस योजना का टारगेट है कि सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान करना है।
सौर ऊर्जा को क्या करना, प्रोत्साहन प्रदान करना है, यानी कि हर घर पे जो है सोलर पैनल लगाना, और जिससे कि जो ये बिजली की डिमांड है वो भी कम की जाए और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाए, और जिससे पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जाए। अब इसमें सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को जो बजट है वो है 75,021 करोड़ रुपए है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 तक चलेगी, 2026 से 27 तक चलेगी। इसका उद्देश्य पूरे भारत में सौर ऊर्जा को अपनाना और पारंपरिक बिजली स्रोतों को निर्भरता को कम करना है। ये बात थी सूर्य घर मुक्त बिजली योजना की। अब ये जो गोयम विनामूल्य एवेजन है, इसका जो शुरुआती निवेश है ये है 35 करोड़, यानी कि जो ये वाली योजना है इसका इन्वेस्टमेंट 35 करोड़ है, और ये केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना को, और इसमें 5 किलोवाट तक की छत स्थापना की शेष लागत को वहन करेगी गोवा ऊर्जा एजेंसी। तो इस तरीके से जो है इसका मेन उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है कि सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है, हर घर पे जो है छत पे सोलर पैनल लगाने का उद्देश्य इसका रखा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया गया है? विच वॉज नेशनल माउंटेनियरिंग डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 2 मई, और ऑप्शन डी है 2 मई, ऑप्शन सी है 1 मई, सॉरी, ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी है 1 अगस्त, और ऑप्शन डी है 2 अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। अब इसको मनाया क्यों गया है? क्योंकि हमने हमेशा बताया है कि कोई डे अगर सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो इस डे का जो उद्देश्य है वो है माउंट क्लाइंबिंग के लिए मोटिवेट करना, और इससे जो है ये कोई एडवेंचर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरीके से जो पर्वतारोही हैं उनको मोटिवेट करना, और उनके लिए जो है जितनी भी प्रॉब्लम आती है उन चुनौतियों को कैसे सामना करना है उसको प्रोत्साहित करना, तथा लोगों में टीम वर्क की समझ को बढ़ाना, जिससे वो मानसिक क्षमता और साहस के बारे में पता करें, और इससे जो है लोग पर्वतारोहण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे, और उनको ये लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है और इसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो है पर्वतारोहण को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा तैराक कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल? ऑप्शन ए है रिमो साहा, ऑप्शन बी है जिया रॉय, ऑप्शन सी है विनेश फोगाट, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि जिया रॉय जो है ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा तैराक बनी है। ये जो है मात्र 16 वर्ष की हैं, 16 वर्ष की हैं। जब काफ़ी जो है ये प्राउड की बात है, क्योंकि 16 ईयर्स का कोई बच्चा अगर इंग्लिश चैनल को पार करने की क्षमता रखता है तो उसमें कितना जो है टैलेंट होगा। ये 16 वर्ष की हैं और ये जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से भी पीड़ित हैं। एक ये डिसीज है और इस डिसीज से ये पीड़ित हैं, और इनके पिता जो है भारतीय नौसेना में एक कर्मचारी हैं, और उनके नाम भी पाक जलडमरू पार करने का रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 17 घंटे 25 मिनट में, कितने टाइम में? 17 घंटे 25 मिनट में 34 किलोमीटर जो है इंग्लिश चैनल को पार करके दिखा दिया। यानी कि ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाल ही में जिया रॉय ने इंग्लिश चैनल को कितने समय पीरियड में, ये कितने टाइम पीरियड में पार किया है, तो 17 घंटे 25 मिनट में पार किया, और 34 किलोमीटर रेंज थी इसकी, और 16 वर्ष मात्र इनकी आय है, 16 वर्ष मात्र इनकी जो है एज है। तो इस तरीके से अब इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लिश चैनल इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? इंग्लैंड को
फ्रांस से अलग करता है, फ्रांस से अलग करता है। ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि जितने भी चैनल हैं या जितने भी जल डमरू मध्य हैं वो किस किस को मतलब अलग करते हैं, किसको जोड़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ जाता है। पहली बार 1875 में कैप्टन मैथ्यू वेब ने ये चैनल पार किया था। ये भी आप लोग बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना कि पहली बार 1875 को कैप्टन मैथ्यू वेब ने ये चैनल पार किया था, इंग्लिश चैनल। पहली बार 1875 को कैप्टन मैथ्यू वेब ने ये चैनल पार किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपना प्यारा भारत देश। यानी कि जो कृषि अर्थशास्त्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका जो मेजबानी करेगा ये भारत देश करेगा और ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में। और इसका जो ये है, ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इसके पहले 1958 में अंतिम बार इसकी मेजबानी की थी। अब ये 1958 में भारत ने इस देश की मेजबानी की थी। अब 66 ईयर्स बाद 66 साल बाद फिर से भारत इसकी मेजबानी करेगा। अब इसमें इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि सभी विश्व के सभी देशों के जो इम्पोर्टेंट देश हैं वहाँ के जो कृषि अर्थशास्त्री हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि और आर्थिक संगठन के सहयोग को बढ़ावा करने पर चर्चा की जाएगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला की मूर्ति के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किस देश में किया है? इंग्लिश में देख लेते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इन विच कंट्री अनेबल द कॉमरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ रामलला स्टैचू? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है लाओस और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। लाओस में हमारे विदेश मंत्री जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने जो अयोध्या की रामलला की मूर्ति है उसके स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। इसमें ये एक विशेष डाक टिकट था जिसमें भगवान राम की अयोध्या मूर्ति को समर्पित करने वाला दुनिया का पहला डाक टिकट था, जो कि रामायण और बौद्ध धर्म की हमारी साझा सांस्कृतिक धरोहर को जश्न मनाने के लिए एक विशेष टिकट पूरे विश्व में उसकी राम की भगवान की प्रतिमा को दिखाने के लिए लॉन्च किया गया। अब इसमें लाओस में ये आसियान संघ में भाग लेने गए थे, वहीं पर उन्होंने इस टिकट का अनावरण किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप बना है? रिसेंटली रैपिडो विच इंडियन स्टार्टअप इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न दिस ईयर? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है थर्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी कि जो रैपिडो है इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला भारतीय स्टार्टअप तीसरा बन गया है। यानी कि ये जो रैपिडो है ये एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है और जो कि इस साल ये थर्ड नंबर पर है, यानी तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है जो कि भारतीय स्टार्टअप है। अब बात करते हैं रैपिडो के बारे में। तो रैपिडो हैदराबाद स्थित एक राइड हेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर यूनिकॉर्न क्लब है, जिसने
वेस्टब्रिज कैपिटल के नेतृत्व में जो है $120 मिलियन का निवेश हासिल किया है और इस नवीनतम निवेश से कंपनी का मूल्यांकन जो है $1 बिलियन से अधिक हो गया है। 2024 में ये भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को इसने मजबूत किया है और इस तरीके से जो है पूंजी के निवेश के साथ रैपिडो अपने विस्तार योजनाओं को गति देने में काफ़ी कामयाब रही है और इसका लक्ष्य जो इस कंपनी का है वो ओला और उबर जैसी स्थापित कंपनियों के प्रभुत्व को चुनौती देना है। यानी कि जो अभी तक ओला और उबर ही आप लोग देखते थे कि ओला और उबर ही कैब ज़्यादातर जो है यही जो है फेमस है, लेकिन काफ़ी समय से जो है रैपिडो की भी सर्विस बहुत अच्छी आई है। तो इस तरीके से रैपिडो ने अपना काम जो है अच्छे से किया, तो इस तरीके से जो है ये तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिश्रित निशानेबाजी में से कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन हमने कल की क्लास में करवाया था और ये आपका आज का टेस्ट है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरीके से हम आपके लिए लाएंगे डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू एनर्जी के साथ।